नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आज आपके लिए लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर शेड्यूल कर दी है। हॉस्पिटल मेडिकल इमरजेंसी है, इसीलिए जो है वह आपकी क्लास लाइव नहीं ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है। जैसा कि वादा किया था कि गैप नहीं दूंगा, अगर कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो बात अलग होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं। सपना है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का। इतिहास विषय में प्राचीन भारत की क्लास ले रहा हूँ। पार्ट नंबर 11 है ये। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सही सूची को सूची एक के साथ जो है वह सुमेलित करिए। जैसे ऋग्वेद है, यहाँ पर सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, गोपद सतपथ ऐत्रेय पंचविश, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये है आपके वेद, और यहाँ पर हमने दे रखे हैं जी आपके ब्राह्मण ग्रंथ। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपको यहाँ पर यह बताना होगा कि सही सुमेलित जो है वह क्या है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके रीट के एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। बताइए भाई साहब। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उसका अपना आरण्यक होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो उसका जो है कहीं ना कहीं उपनिषद भी होता है। क्लियर? तो यहां पर आप मुझे यह बताइए कि इनमें से अगर मैं बात करता हूं ऋग्वेद की, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है पंचविश। सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, जो है इसका ऋग्वेद का होता है ऐत्रेय। ठीक है, सामवेद का होता है पंचविश, अथर्ववेद जो है इसका होता है गोपत, और यजुर्वेद का होता है शतपथ ब्राह्मण। क्लियर? तो ऐत्रेय जो है वह ऋग्वेद का है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद जो है इसका गोपत है, और यजुर्वेद का शतपथ होता है। तो सही जवाब होगा 3 4 1 और 2। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह उपयुक्त जोड़ी होगा? पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी सही सुमेलित होगा। यानी कि यहां पर आपके कुछ चार नाम दे रखे हैं और उनका वंश दे रखा है, और फिर पूछा गया है कि इनमें से जो है वह सही सुमेलित क्या होगा। ठीक है, बताइए। देखिए साहब, चेटक जो है लिच्छवी शासक चेटक, हमें तो पता ही है। स्कंदगुप्त जो है यह गुप्त वंश का था। बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश के थे। और अगर मैं पार्श्वनाथ की बात करता हूं तो यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर हो गई? जैन धर्म के क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। महान संस्कृत के कवि और नाटककार जो राजशेखर हैं वह निम्नलिखित में से किसके दरबार से जुड़े हुए हैं? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय, और इनमें से कोई नहीं। राजशेखर राजशेखर वही हैं जिनके द्वारा विद्याशाल भंजी का काव्य मीमांसा जैसी बेहद प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की गई है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? याद रखना, काव्य मीमांसा इनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। बाल भारत है, बाल रामायण है। क्या ये बात क्लियर हो गई? विद्याशाल भंजिका आती है, इस तरह की कई सारी किताबें आती है। अब ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो राजशेखर जो है ये काव्य शास्त्र के बहुत प्रखांड पंडित हुए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह मूल रूप से गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी थे। गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, चलिए, राजशेखर क्या है? तो याद रखना, काव्य शास्त्र के जो है वह प्रखांड थे, या काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे। काव्य शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। मूल रूप से राजशेखर के बारे में जब हम बात करते हैं ना कि ये महेंद्रपाल के दरबारी थे, मूल रूप से ये जब थे ना, तो उस समय विपरीत धारा में लिखने वाले एक कवि के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त थी। क्लियर हो गई क्या? यानी कि यह लीक से हटकर के अपनी बात करते थे। ये कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे कि हाँ गलत है तो उसका साथ दे दिया ना। अगर कोई बात गलत है ना तो ये उसका विरोध करते थे, कभी गलत का साथ नहीं देते थे। अर्थात यह लीक से हटकर लिखते थे। लीक से हटकर लेखन करते थे। महेंद्रपाल की मृत्यु होती है, और महेंद्रपाल के बाद जो है मेरे प्यारे साथियों महिपाल गद्दी पर बैठे, और राजशेखर जो है वह महिपाल के भी दरबारी और महिपाल के गुरु हुए।
क्लियर हो गई, ये बात याद रखना। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया? उत्तर भारत के एक ऐसे ऋषि थे जो दक्षिणी भारत गए, दक्षिण भारत जाकर के उन्होंने उसे आर्यकरण कर दिया और वहां पर आर्य बना दिया। मूल रूप से इन ऋषि का जन्म जो है वह काशी में हुआ था। विश्वामित्र है, अगस्त्य है, वशिष्ठ है, सांबर है, बताओ। आर्यकरण किया, और मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं जो है वो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों आर्यकरण कर दिया था। कहा जाता है एक बार की बात है, काशी में गंगा नदी के किनारे पर सारे देवता उपस्थित हुए और सारे देवता उपस्थित होकर के ऋषि अगस्त्य से अनुरोध करते हैं कि आप जाइए दक्षिणी भारत में, और दक्षिण भारत में जाकर के कहीं ना कहीं वहां पर आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? संगम साहित्य से ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के तत्वों को लाने वाले महर्षि अगस्त्य थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखना कौन थे? ऋषि अगस्त्य थे। कहाँ के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे। काशी के यह क्या थे? याद रखिएगा, निवासी थे। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा। वज्जी, वत्स, काशी, शूरसेन। यह प्रश्न आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, दिल्ली में पूछा गया है, नवोदय में पूछा गया, रीट में 2 बार पूछा गया। क्या यह बात क्लियर हो गई? देखो, एक जैन ग्रंथ आता डेट इज अंगुतर निकाय, है ना। जैन ग्रंथ जो है वह याद रखना भगवती सूत्र है, माफी चाहूंगा, जैन ग्रंथ जो है वह भगवती सूत्र है। और एक बौद्ध ग्रंथ आता है, डेट इज अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय। सर इनमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। किन की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में जो सूरसेन जनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? याद रखना, मथुरा थी। सूरसेन जो महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अगर मैं वज्जी की जानकारी की बात करता हूं तो वज्जी की राजधानी कहीं ना कहीं विदेह हुआ करती थी। क्लियर? विदेह। अगर मैं वत्स की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। काशी तो आप जानते हैं ही सही कि इसकी जो राजधानी थी यह वाराणसी थी। ठीक है, तो मथुरा जो है वह सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। यहां तक कोई बात, कोई समस्या? वज्जी महाजनपद जो है विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य माना जाता है। अगर मैं वज्जी के बारे में बात करता हूं तो क्या कहा जाता है कि साहब यह विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य वज्जी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वह कहाँ दिया? काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, और इनमें से कोई नहीं। हमारे प्यारे साथी पूछते हैं सर इस क्लास की पीडीएफ जो है वह कहाँ पर मिलेगी? तो याद रखिएगा, इसकी जो पीडीएफ है वह आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो वहां पर फ्री डाउनलोड का एक सेक्शन आता है, वहां पर मेरे प्यारे साथियों आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर हो गई? 29 वर्ष की अवस्था में यह घर छोड़ देते हैं जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर, और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसे संबोधि कहा जाता है। जगह थी बोध गया। उसके बाद यह उपदेश देते हैं 2 बंजारों को, तपस्सु और भल्लिक को, फिर चले जाते हैं सारनाथ। यहाँ पर मृगदाय वन में यह 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश देते हैं जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो मेरे दोस्त सारनाथ में जो है इन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। किसे दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है?
याद रखिएगा, इट्स कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपको दंड दिया जाता था, मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। टैक्स लिया जाता था मौर्य काल में, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि बिना टैक्स के चल जाए। ठीक है, याद रखिएगा, कर चोरी करने की जो सजा होती थी वह मृत्युदंड होता था। बिल्कुल सही सुना। और आज के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, आप टैक्स चोरी करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। और आप जानते ही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझदार हैं। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में था? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, और इनमें से कोई नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है मूल रूप से पाल वंश का राजा, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का केंद्र बना, बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु बनाया। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है, यह मूल रूप से वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर में पड़ता है। कहां पर है यह? तो याद रखना, बिहार, बिहार में आप चले जाइए भागलपुर। इस भागलपुर में आज भी आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष जो है वह देखने को मिलेंगे। एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया बख्तियार खिलजी मेरे प्यारे साथियों, 1203 ईस्वी में उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। भागलपुर में भी मूल रूप से जो पाथर घाट एक पहाड़ है, वहां पर मैं तो कभी गया नहीं हूं, मैंने पढ़ा है कि बिहार, बिहार में भागलपुर, भागलपुर में एक पहाड़ी आती है जिसका नाम आता है पाथर घाट। ठीक है, क्या नाम आता है? पाथर घाट पहाड़ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। और किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा जी कि 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया। इसी बख्तियार खिलजी ने, आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी थी। पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था और पुस्तकालय जो है लगभग लगभग 6 महीने तक जो है मेरे दोस्त जला था। इतनी महत्वपूर्ण किताबों का भंडार था वहां पर। अजंता की कला को इनमें से किसके द्वारा सहायता दी गई? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, गंग राजवंश के राजा, और इनमें से कोई नहीं। बताओ। अजंता की जो गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, इन्हें किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ठीक है, बताइए। अजंता में कुल मिलाकर के 29 गुफाएं हैं। ठीक है, जिनमें से केवल और केवल 6 गुफाएं, गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही जो है वह शेष मिली है, शेष बची है। कुल 29 गुफाएं। संरक्षित कितनी है? 6 संरक्षित है। कभी मौका मिले तो यहाँ पर आपको जरूर देखने जाना चाहिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। 1, 2 है, 9, 10 है, 16 और 17 नंबर है। ठीक है, 17 नंबर में मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें देखने को मिलता है, और वाकाटक राजवंश जो है इसके द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया था। क्लियर? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। क्लास कैसी लग रही है यह भी जरूर बता दीजिएगा। गुफा नंबर 16 में है मरणासन राजकुमारी, माफी चाहूंगा, और 17 में तो राजकीय जुलूस का चित्र है। गुफा नंबर 16 में क्या है? तो मेरे दोस्त, गुफा नंबर 16 में हमें मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। गुफा नंबर 17 में राजकीय जुलूस है। क्या है? राजकीय जुलूस है, यानी कि राजकुमारी मर गई और उसका जुलूस निकाला गया था।
क्या बात है, बहुत गजब का प्रश्न है। वैज्ञानिक प्रगति हुई प्राचीन काल में, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शरु औजारों का उपयोग आम बात थी। तीसरी शताब्दी ईस्वी में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हुआ। पांचवी सदी में कोण के ज्यामितीय सिद्धांत का ज्ञात था। और सातवीं शताब्दी में चक्रीय सिद्धांत चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। ज्या होता है साइन, आपने वो पढ़ा होगा ना, 9th-10th में आता था, साइन थीटा कोस थीटा, है ना, एक वो आता था लेमड़ा लोमड़ी, है ना, वो सब यहाँ पर आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये ज्या जो है, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, समझ में आ गई। साइन थीटा कोस थीटा लोमड़ा लोमड़ी, है ना, जेब्रा, वो सब चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मूल रूप से 4 तथ्य हैं, सही जवाब आपको यहाँ पर बताना होगा। क्या है? पहली शताब्दी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जो है शल्य उपकरण हुआ करते थे। इन शल्य उपकरणों का जो प्रयोग था वह आम बात थी। तीसरी शताब्दी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण होना शुरू हो गया। कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो गया। और सातवीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यह बेसिकली शल्य उपकरण है। सुश्रुत संहिता में हमें विभिन्न प्रकार के शल्य उपकरणों की जानकारी मिलती है। और यह वही शल्य उपकरण है जो आज के समय में विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग में लिए जाते। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धि थी वो अपने आप में अद्वितीय थी, है ना, उसका कोई शानी नहीं था। लेकिन उस समय हम भारतीयों ने इतनी भी प्रगति नहीं कर ली थी, बहुत अच्छे से समझिएगा, इतनी भी प्रगति नहीं की थी कि हम मनुष्य के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण करना प्रारंभ कर दे। एक हृदय है, एक का निकाल करके दूसरे में लगा दे, उस समय इस तरह की कोई वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी। तो पहली बात जो है शल्य औजार, ये बात बिल्कुल सही है। सुश्रुत की किताब सुश्रुत संहिता में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। दूसरा, आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण गलत है, साइन की बात शुरू हो गई थी। और चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत जो है यह भी ज्ञात हो गया था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का प्रतिहार। मीन्स मेरे प्यारे साथियों, यह प्रश्न जैन और बौद्ध धर्म में समानता की बात कर रहा है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। सही उत्तर होगा केवल 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए साहब, तप और भोग की अति का परिहार, परिहार का मतलब होता है मना करना। जैन धर्म में तप और भोग जो है इसकी जो अति हो जाती है, क्या ये बात क्लियर हो गई? ये केवल और केवल मना करने की बात बौद्ध धर्म करता है, जैन धर्म नहीं करता। कि आप जितना तप करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, केवल जैन धर्म, ठीक है। तो ये बात याद रखना। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये बिल्कुल सही है। वेद प्रामाण्य के प्रति आस्था का मतलब होता है कि यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वेदों में अविश्वास करते हैं। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी कि ये दोनों ही जो है वह कर्म कांड जो है इनको भी नहीं मानते। आप एक बात देखिए, हमारे भारत के इतिहास में क्या हुआ जब वैदिक धर्म की बात करते हैं। वैदिक धर्म में धीरे धीरे जटिलता आना शुरू हो गई और यह धर्म जो है केवल और केवल उच्च वर्ग के लिए सीमित तो होकर के रह गया। तब मेरे प्यारे साथियों, निम्न वर्ग के लोगों ने इस बात का विरोध किया। तो इन निम्न वर्ग के लोगों ने एक अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया, जिसे हम विकल्प कह सकते हैं। तो इन्हें विकल्प के तौर पर क्या मिले? जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखने को मिले। इन्होंने कहा हम आपको कोई वेद पढ़ाएंगे ही नहीं। इन्होंने कहा हम आपको जो है किसी भी प्रकार के कर्मकांड की बात करेंगे ही नहीं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। हिंसा का निषेध भी दोनों ही धर्मों में किया गया है। इतिहास विषय का अद्भुत मंच आप सभी के लिए आ चुका है, चंदू सर की क्लास। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जी हाँ, इतिहास का एक अद्भुत मंच डेट इज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है।
यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। इतिहास का फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है। फाउंडेशन कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका लाभ आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। यूपी टीजीटी का कोर्स है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का है, टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, नोट्स है हार्ड कॉपी में। इसके अलावा नोट्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पीडीएफ में, विश्व इतिहास प्राचीन मध्य और आधुनिक के भी कोर्स अलग अलग उपलब्ध है। क्लियर हो गई? तो यहाँ से जो है आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है वह भी मैं आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध करवाऊंगा। इसके अलावा आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है एक। सर, जब हम पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म की बात करते हैं तो यह केवल और केवल प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित थी। ठीक है ना? क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। अभी तक जो है वह प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण नहीं किया गया था। यहां पर पूर्व वैदिक काल का मतलब क्या होता है? पूर्व वैदिक काल, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है ऋग्वैदिक काल। एक सिंपल सी भाषा में समझिएगा। ऋग्वैदिक शक्ति में क्या होता था? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। समय के साथ इन प्राकृतिक शक्तियों का क्या कर दिया गया? मानवीयकरण कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे वर्षा के साथ इंद्र देवता को जोड़ दिया गया, दानावल यानी कि आग लगने की कहीं पर घटना हो रही है तो अग्नि देवता को जोड़ दिया गया। इस काल में कहीं पर भी हमें मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर आपसे कोई कहे ना कि सर मूर्ति पूजा होती थी, ना भाई साहब, कोई एविडेंस हमें इस बात का नहीं मिलता है, यह बात याद रखना। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा जो है वह उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। सही होगा 1 2, केवल 3 2 3 1 2 3। बताओ, श्रेणी व्यवस्था क्या होती थी? मूल रूप से व्यापारियों का एक समुदाय होता था जिसे हम सार्वत्वहा भी कहा करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? श्रेणियों का जो प्रधान होता था वह क्या कहलाता था? जेठक कहलाता था। श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता था? याद रखना, डेट इज कॉल्ड जेठक। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से जवाब दीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। एक बृहस्पति स्मृति हुई है, चलो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। बृहस्पति स्मृति से हमें पता चलता है कि श्रेणी संगठन की एक प्रबंधनकारी समिति होती थी और इस समिति का एक प्रधान भी होता था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसके साथ ही श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को भी सुनिश्चित करती थी। क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये कहें कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीकरण के साथ पंजीकृत होती थी तो यह थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर राजा जो है ना, यह उसका प्रमुख नहीं होता था। इसका प्रमुख जो है वह जेठक कहलाता था। वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी।
श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखती थी। बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहां पर सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, सीधा सा जवाब। समझ में आ गई? चलिए सर, कुछ स्थल है सुमेलित करिए कि हड़प्पा का स्थल और स्थिति मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। विकल्प 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2, 4 1 2 3, बताएं। एक बहुत अच्छा सवाल। चलिए, देखिए जो मांडा है यह आपके जम्मू कश्मीर में है, अखनूर जिले में पड़ता है, आपको पता ही होगा, चेनाब नदी के किनारे पर है। दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी या परवरा नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर है, हनुमानगढ़ में। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, आपको पता ही है, सरस्वती जो नदी है जो लुप्त हो चुकी है वहां पर। तो सही जवाब होगा 3 4 1 और 2। क्लियर हो गई? ठीक है, कोई समस्या यहां तक? हाँ, राखीगढ़ी जो है वह हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल जो है वह निरंजना नदी के किनारे पर है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम, बताइए। इसे हम निरंजना नदी कह सकते हैं, फल्गु नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, बताइए। देखिए भगवान बुद्ध जो है वह घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद यह गया गए। गया में 6 वर्ष साधना की। साधना इन्होंने जहां पर की थी तो वहां पर एक नदी बहा करती थी, उसी नदी के किनारे पर पीपल का पेड़ हुआ करता था। यहीं पर भगवान बुद्ध जो है इस तरह से बैठ गए थे और बैठ करके जो है वह क्या कर रहे थे? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, तपस्या कर रहे थे। यह नदी हुआ करती थी निरंजना नदी, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? फल्गु नदी कह सकते हैं। यह पीपल का वृक्ष था और इस पीपल के वृक्ष का नाम कुछ किताबों में हमें अश्वत्थामा देखने को मिलता है। अश्वत्थामा। यहां पर ये भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, यहां पर यह क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्ति की जो यह घटना होती है, यह घटना इतिहास में क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। अरे बताओ। ठीक है, तो मेरे दोस्त घटना कहाँ घटित हुई थी? बोध गया में घटित हुई थी, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। लिख लो। ठीक है, चूंकि यहां पर जो है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिथ का, मेसिडोनिया, सीरिया का। तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का जो 13वां शिलालेख है, उस 13वें शिलालेख में हमें 5 यवन राजाओं की जानकारी मिलती है। अशोक अशोक का 13वां शिलालेख और 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं की जानकारी। ठीक है, जैसे मिस्र, मिस्र का राजा हुआ करता था मेरे दोस्त तुरमय। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा सीरिया का राजा हुआ करता था अंतियोक। मकदुनिया का राजा हुआ करता था एतिकीनी। साइरिन का राजा मेगारस हुआ करता था और अलिक सुंदर जो है वह एपाइरस का राजा था।
क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाती है। मैं एक काम करूंगा, अशोक के जो 14 शिलालेख है उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री डाउनलोड सेक्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। एक सही नहीं है। कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सोदरानंद, अशोक, अश्वघोष। बताएं। यहां पर आपके समक्ष मेरे प्यारे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, 4 किताबें हैं, 4 लेखक हैं। कर्पूर मंजरी जो है यह मूल रूप से राजशेखर ने लिखी थी। राजशेखर जो है वह काव्य शास्त्र के विद्वान थे, महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। हर्ष जो हर्षवर्धन था, इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम की 3 किताबें लिखी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कर्पूर मंजरी जो है यह मूल रूप से प्राकृत भाषा में लिखी गई है और इसके 4 अंक हैं। इस पुस्तक में राजा चंद्रपाल और विदर्भ की राजकुमारी कर्पूर मंजरी के विवाह का वर्णन है। कर्पूर मंजरी जो है किस भाषा में है? याद रखना, यह आपके प्राकृत भाषा में है। क्लियर हो गई? कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। अंक का मतलब होता है मूल रूप से 4 भाग हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासक हुए हैं महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी हुए हैं राजशेखर। राजशेखर ने प्राकृत भाषा और 4 अंकों में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसे हम कर्पूर मंजरी कहते हैं। कर्पूर मंजरी में राजा चंद्रपाल और विदर्भ की राजकुमारी कर्पूर मंजरी के विवाह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बाद में राजशेखर जो है वह महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र महीपाल के गुरु बने और उनके भी दरबारी रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीजें क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। कुबा है वैदिक नदियां और आधुनिक नाम है गंडक, परुषणी, काबुल, सदा नीरा, रावी, सतुद्री, सतलज। सुमेलित करिए। बेहद ही शानदार और बेहद ही अल्टीमेट सवाल आप सभी प्यारे साथियों के लिए, जरूर जवाब दीजिए। देखिए साहब, कुबा जो है यह काबुल के रूप में विख्यात मानी जाती है। परुषणी रावी नदी है, यहीं पर दसराग युद्ध हुआ था। सदानीरा सतलज है और शत्रुद्री गंडक नदी को कहा जाता है। तो विकल्प में देखिएगा 2, 3, 4 और 1, ऐसा कहीं पर है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महाभारत काल के तेलुगु अनुवाद जो है इसके लिए विख्यात माने गए हैं। कंबन, कुट्टन, नन्नन, टिक्कण। महाभारत का तेलुगु अनुवाद 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 और इनमें से कोई नहीं। महाभारत जो है उसके तेलुगु अनुवाद जो है उसके लिए किसको हम मानते हैं? बताइए। बेसिकली चोल राजा हुआ है राजराज राजेंद्र, उसके कहने पर नन्नन ने महाभारत का अनुवाद किया। टिक्कण एक वैरागी था जिसने भी महाभारत का अनुवाद किया था। 3, कंबन जो है इसने रामायण का अनुवाद किया था तमिल में। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी प्यारे साथियों के साथ साझा करनी थी। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास विषय की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, केवल 799 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें हम आपको केवल 77 टेस्ट दे रहे हैं। भाई साहब, दावा करता हूं ठोक करके 77 टेस्ट दे रहा हूं। प्राचीन भारत के 14 है, मध्यकाल के 16 टॉपिक है, आधुनिक भारत के 14 हैं, विश्व इतिहास के 16 हैं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 15 है और 2 फुल टेस्ट है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन।
बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।